Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know हमने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ये आज उसका 8th मॉक टेस्ट है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फिर UGC नेट हो या फिर अदर सेंट्रल या स्टेट लेवल के जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, TGT या PGT, लेकिन होना चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड PGT या TGT कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम टारगेट करके चलते हैं जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो फिर DSSB हो, KVS हो, NVS हो, रीट हो, HTOT हो, UPTET हो या फिर कोई भी अदर अकाउंटेंट का टेस्ट हो या कोई भी हो जो कॉमर्स से रिलेटेड है, ये हम सब कुछ कवर करके चलते हैं। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये वीडियो या मेरी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 103 बताइए, स्मॉल एंटरप्राइज इज वन हुज। वो पूछ रहा है हमारी स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी होती हैं जिसमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़, या फिर इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 5 करोड़, या फिर इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 200 करोड़, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप 20 करोड़ का और आपकी टर्नओवर आ रही है 200 करोड़ की। तो आप बताइए आपका जो इनमें से कौन सा है, कौन सी कैटेगरी में स्मॉल एंटरप्राइज आते हैं। मॉक टेस्ट है, आपको आंसर देना पड़ेगा और मेरे को श्योरिटी है आप अपना स्कोर ज़रूर बता के जाएंगे और साथ में आपको होमवर्क मिलेगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगी, आप खुश हो जाओगे, लड्डू दूंगी, खा लोगे, मुझे पता है। डोंट वरी, डायबिटीज़ नहीं होगी। चलिए बताइए। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो नई हमारी वो आई है डेफिनेशन ऑफ MSMEs आई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्मॉल एंटरप्राइज होती हैं उसकी जो लाई है, उसकी कैटेगरी आती है इन्वेस्टमेंट वो करते हैं 10 करोड़ तक और उनका टर्नओवर है 50 करोड़ तक, तो किस में आते हैं? स्मॉल एंटरप्राइज में। गॉट इट? Let's move to next question, that is 104. Due to unemployment, many job seekers visit the offices of well-known companies on their own, also called. ये हमारे क्वेश्चन साहब पूछ रहे हैं कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है और जो जॉब सीकर्स होते हैं वो विजिट करते हैं किसी भी वेल नोन कंपनीज में, सिर्फ किसके लिए? वो खुद से जाते हैं जॉब के लिए। फर्स्ट कैजुअल सेल कॉलर बोलते हैं उनको, अनसोलिसिटेड विजिटर, या फिर थर्ड ओनली वन, फोर्थ 1 and 2। कैजुअल कॉलर और कैजुअल कॉलर कोई भी आ जाए, ठीक है, कैजुअल कॉलर हो गया। अनसोलिसिटेड विजिटर वो होता है जो गुमनाम है, जिनके बारे में हमें नहीं पता कौन कहाँ से आया और ड्रॉप करके एप्लीकेशन देकर चला गया या फिर अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया उसने, वी डोंट नो। तो ये दोनों ही हैं। राइट ऑप्शन इज फोर्थ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 105। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग इज अनदर नेम ऑफ। ये पूछ रहे हैं जो हमारी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है उसका एक दूसरा नाम है, बताइए उसका नाम क्या है। फर्स्ट कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। क्या आपने आंसर दे दिया? नहीं दिया है तो ज़रूर दीजिए। देखो, मेरे आंसर्स को सुनने से पहले एक बार आप क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, और साथ में एक एक क्वेश्चन को एक एक ऑप्शन को पढ़िए और खुद का भी दिमाग लगे, अनुमान लगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। फिर आपका स्कोर पता चलेगा कि आप कहाँ आपकी तैयारी चल रही है। और अगर भाई साहब कहीं भी लैकिंग हो रही है ना तो लग जाओ अभी से, बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप यू रियली वांट टू बी टीचर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्सेंट्रेट, टू बी फोकस्ड। ओके, सो बताइए कौन सा हो सकता है? एक्सीडेंटल सैम्पलिंग किसको बोलते हैं? अगर आपको पता है तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कोई भी सैंपल उठा रहे हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106। कार्ल रोजर्स सेल्फ थ्योरी हैज़। उप्स, सॉरी। जो हमारी कार्ल रोजर थे उन्होंने एक सेल्फ थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा है कि उसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स थे, 5, 4 इट्स कंपोनेंट्स। आई डोंट नो व्हाट इज मीन्स 6 है ये, इट्स नहीं है, 6 कंपोनेंट्स। ओके, सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, 6 डाला होगा, वो ऑटो
होकर जो बन जाता ना, इट्स बन गया होगा। ये सब बताइए। कार्ल रोजर ने, बहुत अच्छे इंसान थे ये भी, इन्होंने हमें हमारी पहचान बताई। और चलो देखते, हम अपने अंदर पहचानना चाहते हैं खुद को, तो हम कार्ल रोजर के पास चलते हैं। चलिए देखिए, हमारे अंकल हैं कार्ल रोजर, और इन्होंने बहुत अच्छी थॉट है इनकी। देखिए, द क्यूरियस पैराडॉक्स इज दैट व्हेन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम देन आई कैन चेंज। यस, जब हम अपने आप को, जो हम हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं कुछ। ओके, तो देखिए सेल्फ कॉन्सेप्ट में इन्होंने 3 कंपोनेंट्स दिए थे, सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज। इसके अंदर हाउ यू सी योर सेल्फ, हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ एंड हु यू वॉन्ट टू बी। आप अपने आप को कैसे देखते हो, इस पिक्चर में देख रहे हो, आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हो, और साथ में आप क्या बनना चाहते हो। इस इमेज में खुद को देखिए और एज ए इमेजिन कीजिए कि यू वांट टू बी अ टीचर, whether it is assistant professor, whether it is a PGT teacher, whether it is a TGT teacher, but you want to be a teacher. That is important, right? So you want to be here. तो लगे रहिए ना, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम हैं ना, तैयारी करवाएंगे, पूरी करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, जोरों शोरों से। ओके my dear friends, so that is 3 components. Let's move to next question, that is 107. According to recent news, RBI is going to control which of the following cooperative banks? इनमें बताइए कि जो हमारे रिसेंट में न्यूज़ आई है, हम 2020 की बात कर रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप कॉमर्स का एग्जाम देने जा रहे हो। कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक्स, आरबीआई कौन से कोऑपरेटिव बैंक्स को कंट्रोल करने वाली है? फर्स्ट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर ऑल द अबव। ऑल ऑफ आएगा, ऑल दो नहीं आएगा, ऑल ऑफ द वो। ओके, बताइए कौन सा हो सकता है? ओनली 1, ओनली 2, 3, ओनली 1, 3। आई होप यू हैव गिवन द आंसर एंड दैट इज राइट ऑप्शन इज 5th, मीन्स ऑल 4, ऑल 3। ओके, इन सभी को कंट्रोल करने वाली है आरबीआई, क्योंकि हमारे क्राइसिस बहुत हो रहे हैं भाई, पेंडेमिक है, पेंडेमिक में ये सब की हालत बहुत ख़राब है, साथ में जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वैसी बात है, स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। ओके, और अच्छी बात है सही टाइम पे सही स्टेप्स लिए जाएं, दैट वुड बी बेटर फॉर द कंट्रीज फ्यूचर। 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है। ऑपरेटिव सबसे पहले पता होना चाहिए, ऑपरेटिव पूछा है इसमें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, उनमें से एक ऑपरेटिव फंक्शन है, तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है, आपको ये बताना है। फर्स्ट, प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, 4th, मेंटेनेंस, 5th, इंटीग्रेशन, और 6th, ऑल ऑफ द अबव। बताइए। लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक ऑप्शन को अच्छे से रीड कीजिए और अपनी समझ लगाइए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम गो थ्रू हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। देखिए, जो एचआरएम होता है उसके 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, मैनेजरियल, ऑपरेटिव, ठीक है। मैनेजरियल में आ गए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब ऑपरेटिव की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं वो लोग, ट्रेनिंग डेवलपमेंट देते हैं, कंपनसेशन देते हैं, इंटीग्रेशन देते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं, और साथ में इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल रिकॉर्ड्स, ऐसा कुछ करते हैं। तो कह रहे इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें तो सारे हैं, क्या देख रहे हो, कौन सा लग रहा है बताइए आप, कौन से का आंसर हो सकता है? आपको आंसर देना है। देखो, प्रोक्यूरमेंट करना पड़ता है, डेवलपमेंट भी करना पड़ता है, कंपनसेशन भी देते हैं, मेंटेनेंस फंक्शन भी देते हैं, इंटीग्रेशन भी करते हैं, तो सभी हैं। ओके, सभी इसके ऑपरेटिव फंक्शन हैं। आई थिंक एक मिस है इसमें, मतलब जो 7th आएगा, आई थिंक मैंने वो मिस कर दिया कि इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से कोई भी नहीं है, तो आई थिंक एक मिस है इसके अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे ही आपके ऑपरेटिव फंक्शन में आते हैं। ओके, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, हाँ 110 पर हैं। आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद डिविडेंड पॉलिसी। इनमें से कौन सा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है डिविडेंड पॉलिसी? डिविडेंड पॉलिसी आपने पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता इस पर क्वेश्चन ना आए।
2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन आएगा ज़रूर। ओके, तो बताइए डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। मोदी गिलियानी, मिलर, मोदी अब अपना वाला मोदी मत समझिए, कोई और मोदी है। ओके, क्योंकि जो हमारा मोदी है ना, हमारा मतलब इंडिया का जो मोदी है, क्या हमारा मतलब डिविडेंड पॉलिसी पे इसने कोई काम नहीं किया। ये तो डिमोनेटाइजेशन टाइप का कांड करते हैं ये तो। चलिए, सेकंड गॉर्डन या फिर जेम्स वॉल्टर या फिर डेविड डुरैंट। देखिए सबको थ्री जो हैं, ये तीनों ही थ्योरी बहुत फेमस हैं, मोदी गिलियानी मिलर की भी, गॉर्डन डिविडेंड पॉलिसी और वोल्टर भी, ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम डेविड की, डेविड डुरैंट। देखिए जो डेविड डुरैंट थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। एक तो इन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके, ये कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। साथ में कॉरपोरेशन फाइनेंस एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेविड डुरैंट की थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने बहुत पढ़ी होंगी, ठीक है। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्होंने ही दिया था। ये भाई साहब ने बहुत काम किया है, अगर हम अपने कॉमर्स की बात करें तो, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू केम टू नो कि जो रिलेटेड नहीं है डिविडेंड पॉलिसी से वो हैं डेविड। लेकिन इन तीनों ही थ्योरीज, जो पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी फेमस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111 क्विड प्रो क्यू इज क्या है? एक ऑफर है, कंसिडरेशन है, या फिर एग्रीमेंट है, या नन ऑफ द अबव है। देखिए जो क्विड प्रो क्यू है, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है समथिंग फॉर समथिंग। समझ में आ गया ना, समथिंग फॉर समथिंग। टेक और गिव का रिलेशन कहाँ होता है? कंसिडरेशन में। अगर कोई कंसिडरेशन ही नहीं है किसी भी एग्रीमेंट में तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता। ओके, कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112 रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ इट इज़। कहते हैं कोई भी रिसर्च हम जो कर रहे हैं वो एथिकल नहीं होगी अगर इट इज़ नॉट ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, अगर उसकी बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं होगी तब, या फिर डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डाटा साइंटिफिकली, अगर वो साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है तो, या फिर ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को प्रूव करने का ट्राई कर रही है तो भी वो एथिकल नहीं होगी, या फिर डज नॉट एंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ रेस्पोंडेंट। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो, अगर उसके अंदर कोई प्राइवेसी नहीं है, या फिर आप कह सकते हो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ठीक है, मतलब सब उसके बारे में जानते हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं डाटा, तो वो क्या होगी, उसके कोई वो एथिकल है? बिल्कुल नहीं है। एक जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं वो प्राइवेसी भी होनी चाहिए उसकी, और वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट राइट ऑप्शन इज 4th। 113 मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ। मैनिपुलेशन किसका पार्ट होता है? एक्सपेरिमेंट रिसर्च का, हिस्टोरिकल का, फंडामेंटल रिसर्च का, या डिस्क्रिप्टिव का? बताइए। देखो मैनिपुलेशन कहाँ होता है? जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ पे होता है, ठीक है। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होगा मैनिपुलेशन होता ही होता है, ठीक है। 114 वी यूज़ फैक्टर एनालिसिस। हम फैक्टर एनालिसिस कहाँ यूज़ करते हैं? देखो फैक्टर एनालिसिस क्या होता है कि आपके पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन, बहुत सारा डाटा, उसको कंप्रेस करना है। ओके, तो हम कहाँ यूज़ करते हैं उसको कंप्रेस करने के लिए? फर्स्ट, टू नो द डिफरेंस अमंग मैनी वेरिएबल्स, टू नो द डिफरेंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 3 टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। देखिए टू ये तो सब बेकार है, बस इन दो में कन्फ्यूजन है, और राइट ऑप्शन इज 3rd। चलिए नेक्स्ट पे, विच स्केल इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ मेजरमेंट सिंपलेस्ट है? स्केल कौन सा है जो बहुत ही सिंपल है? इंटरवल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो। नॉमिनल पे सभी ने काम किया होगा और सभी को बहुत इजी, अच्छा भी लगता है क्योंकि बहुत इजी है, सिंपल है, तो नॉमिनल। 15th मीन्स 115 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वॉज नॉट कंडक्टेड इन हाउथॉर्न स्टडीज। इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट हाउथॉर्न स्टडीज़ में नहीं हुआ, आपको बताना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। इसमें छोटी सी मिस्टेक है और वही पकड़नी है आपको, ठीक है। बताइए, इल्यूमिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स, या फिर सेकंड रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, इंश्योरेंस वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम।
आपको लग रहा होगा यार ये तो सारे हैं, सब तो किए थे इसमें से, और इसको नोट छांटना है, कमाल की बात है, ये कैसे हो गया। चलते हैं थोड़ा सा हम एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। देखो इन्होंने जो काम किया था एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में, रिले पर भी काम किया था, रिले असेंबली टेस्ट पे, लेकिन सिर्फ बात करें कि एक मिका स्प्लिटिंग टेस्ट था, एक प्लांट इंटरव्यू ग्रुप था, एक बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन ग्रुप। देखो मैंने बैंक पर जोर दिया है, बैंक, लेकिन यहाँ पे ये जो महान आत्मा थी इन्होंने इंश्योरेंस राइट कर दिया, यही तो आपको पकड़ना है, तो इंश्योरेंस नहीं किया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116, दैट इज माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। आप माइक्रो टीचिंग को इफेक्टिव मानते हो कब हो जाती है, माइक्रो टीचिंग कब इफेक्टिव होती है बताइए। ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, जब आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तब, या फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए तब, या फिर आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, या ऑलवेज। माइक्रो सो दैट राइट ऑप्शन इज ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। और अब एक लड्डू क्वेश्चन आ रहा है और ये आपका होमवर्क है। ओके, दैट इज द आइडियल टीचर। एक आइडियल टीचर क्या होता है? फर्स्ट, कवर द होल सिलेबस इन द क्लासरूम। ही आएगा, सॉरी, he helps his students, just he helps his students. Third, if he is a friend, philosopher and guide. And fourth, he is a strict disciplinarian. ये आपका होमवर्क है, लड्डू क्वेश्चन है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी टीचर, तो आप किस तरह के टीचर बनोगे? एक आइडियल टीचर क्या होता है आपकी नज़र में, या फिर आप अगर टीचर बनना चाहो तो किस तरह का टीचर बनोगे? ये आपके पास ऑप्शन है, आपको मुझे बताना होगा कि आप रियली में कौन सा टीचर बनना चाहते हो। ये आपका होमवर्क है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। देन आई विल सी कि आप, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी टीचर, तो व्हाट काइंड ऑफ टीचर वुड यू बी। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट वन क्वेश्चन माय डियर, एंड if you like my session, subscribe my channel if you are new, and if you are following my mock test, then please like the button, press the bell icon, and also share my video so that I can help so many people. So my dear friends, this is the 18th question. Who has the least chance of becoming an effective teacher? इनमें से सबसे कम चांस किसके हैं एक इफेक्टिव टीचर बनने के? हालांकि ये होना चाहिए था आपका, है ना, होमवर्क, बट इट वॉज द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट आई कुड नॉट। बट अगर आप इसका भी आंसर मुझे देते हो तो मुझे एक कहते हैं ना, दिल को ठंड पाएगी, वो वाली बात हो जाएगी, दिल में ठंड पै जाएगी। फर्स्ट, वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल। सेकेंड, वन हु इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। थर्ड, वन हु टीचेज मोरल वैल्यूज। एंड फोर्थ, वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, why do you want to be teacher? Tell me. You should not be teacher. You can be a pilot, you can be a banker, you can be a politician. So why do you want to be teacher? If you have no interest to be a teacher in teaching, then please don't be a teacher. Don't force yourself. If your family is saying go and prepare for teaching exam, go for the coaching and this and that, please stop it. Do what you want to be, and do whatever you like, you have interest in. So my friend, I hope you have given the answer, and I have always wanted to be a teacher, and now I am a teacher. I am very happy in my face, and that is a great time. थोड़ा टाइम लगा, मेहनत लगी, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने फेज़ में रहना बहुत अच्छा लगता है, या जब आप जो चाहते हो बन जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, एंड यू वांट टू बी शेयर योर वैल्यूज़, योर एक्सपीरियंस।